नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि बजट में सरकार ने कर्मचारियों के लिए झूठा शासन क्यों दिया और राशन विक्रेताओं को अभी तक लाभांश वृद्धि के लिए इसी प्रकार झूठे आश्वासन मिलते रहे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट में कोटेदारों के लिए कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती है? तो इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अभी कर दें, और वीडियो को बीच में न छोड़ें, पूरी वीडियो देखें। अपना प्यारा सा कमेंट्स करें और बताएं कि आप कहां से हैं। बात शुरू करते हैं EPS 95। ये क्या है? इसका पूरा नाम है एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की उम्र होने पर, कम से कम 10 साल की सर्विस होने पर 1995 में सामाजिक सुरक्षा के तहत उनको पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। कम से कम शुरुआत में 500 रुपये मासिक पेंशन थी 1995 में, फिर बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई और आज 1000 रुपये कम से कम EPS 95 के सदस्यों को पेंशन मिल रही है। काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो इनको EPS 95 पेंशन देता है, उसके खाते में इतना पैसा पड़ा हुआ है कर्मचारियों का पेंशन फंड में, उसके ब्याज से भी कम यह पेंशन बैठती है। आपको बता दें कि 2 वित्तीय संस्थान भारत सरकार में ऐसे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इन दोनों के पास इतना मोटा पैसा है और वो पैसा है कि जिसका मालिक कोई भी नहीं है। जैसा कि आपको उदाहरण देते हैं कि LIC में यदि किसी ने पॉलिसी कराई और 3 साल से पहले वो पॉलिसी टूट जाती है, छूट जाती है, उसे नहीं चला सकते, तो पैसा LIC जब्त कर लेती है और ऐसा पता नहीं कितना करोड़ रुपया LIC के पास पड़ा हुआ है। इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यदि किसी युवा ने किसी कंपनी में कार्य किया या फैक्ट्री में कार्य किया और 6 महीने साल तक काम किया और उसका फंड काटा गया, तो वो पैसा भी पड़ा हुआ है। क्योंकि पहले इतना पेचीदा मामला था फंड निकलवाने के लिए कि इतना फंड नहीं होता था, उससे ज्यादा पैसे लग जाते थे, तो वो भी बहुत मोटा पैसा पड़ा हुआ है और उसी पैसे में से ये पेंशन दी जा रही है। कोई सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। तो एक रिटायर सैन्य अधिकारी अशोक रावत, जो महाराष्ट्र के हैं, उनको लगभग 90,000 1 लाख के करीब पेंशन प्राप्त हो रही है। वो कर्मचारियों के बीच में पता नहीं कैसे पहुंच चुके। उन्होंने कहा कि भाई आपको पेंशन कितनी मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो जो सैन्य अधिकारी अशोक रावत थे, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा कि 1000 में तो आज के जमाने में कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति का गठन किया और आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। पूरे प्रदेश में यह आंदोलन चला
जंतर मंतर पर आंदोलन चला। सरकार के अधिकारियों ने और मंत्रियों ने वार्ता के लिए उनको आमंत्रित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि बजट जो कल पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसमें पेंशन की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। किंतु दुखद पहलू यह है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई। यह आश्वासन पेंशन बढ़ोतरी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया, श्रम मंत्री ने भी दिया और वित्त मंत्री सीतारमण ने भी दिया। क्या लगभग 20 लाख पेंशनरों को यह झूठा आश्वासन सरकार ने दिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, आज बसंत पंचमी है। ये बसंत पंचमी को हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं हम कोटेदारों के संबंध में। कोटेदारों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि उनका लाभांश में वृद्धि की जाए। आंदोलन चले, हड़ताल चली, वितरण का बहिष्कार किया गया, आश्वासन दिया कि 6 महीने का हमको टाइम दिया जाए। उससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया था कि चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव के बाद हम आपकी लाभांश वृद्धि कर देंगे, आप सरकार बनवाइए। कोटेदारों की वोट प्राप्त करने के लिए ये झूठा आश्वासन दिया गया, किंतु लाभांश वृद्धि आज तक नहीं हुई। ठिठुरती सर्दी में 41 दिन आंदोलन चला, किंतु वही झूठा आश्वासन। मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाए गए प्रतिनिधि और उन्हें कहा कि भाई आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम जल्द ही बजट में आपका लाभांश बढ़ा देंगे। ये देखने वाली बात है अभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट अभी तक पेश नहीं हुआ। इससे पहले ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री से मिले। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हमने केंद्र सरकार को लिख रखा है, आपकी मांगों के संबंध में केंद्र सरकार को लिखा है और दोबारा फिर लिखेंगे। तो खुद माननीय मुख्यमंत्री ने भी कोटेदारों को बहुत अच्छी लैम चूस दी, ऐसा लॉलीपॉप दिया कि वे चूसते हुए आ गए। जबकि वास्तविकता यह है कि लाभांश वृद्धि राज्य सरकार ही करेगी। केंद्र सरकार से लाभांश वृद्धि का प्रस्ताव अभी तक कोई भी नहीं है। यह पार्लियामेंट का प्रश्नोत्तरी में माननीय खाद्य और मंत्री ने, सार्वजनिक मामले मंत्री ने यह जवाब दिया कि राशन विक्रेताओं की लाभांश वृद्धि की मांग के बारे में कोई भी प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार के पास मौजूद नहीं है। हालांकि राघवेंद्र मणि त्रिपाठी अपने साथियों के साथ बार बार प्रयास कर रहे हैं लाभांश वृद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, किंतु उम्मीद बहुत कम है कि राशन विक्रेताओं का लाभांश मौजूदा सरकार बढ़ाने का प्रयास करे। यदि बढ़ाने का प्रयास करते या कुछ, तो अब तक का वो कमीशन बढ़ा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या
राशन विक्रेता जो 80,000 हैं उत्तर प्रदेश में, वे एक मंच पर आकर के अपनी मांग के लिए कोई प्रयास करेंगे? यह भी उम्मीद बहुत कम है। साफ कहना चाहूंगा इसमें कि जितने भी संगठन कोटेदारों के बने हुए हैं, वे अपने वर्चस्व की लड़ाई में खुद ही उलझे हुए हैं। एक मंच पर आकर के वे एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति या एक संघर्ष समिति या एक मंच का गठन करने के और भी प्रयासरत नहीं है, जबकि राशन विक्रेताओं की खुद मांग है कि सभी संगठन एक मंच पर आकर के अपना मांग उठाएं, आंदोलन करें, हड़ताल करें। तो जब तक ये संगठन एक मंच पर नहीं आएंगे तो कोटेदारों में अविश्वास की भावना पैदा होती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और आपको बता दें कि माननीय न्यायालय से भी ईपीएस 95 के लिए 2 फैसले आए। केरल हाई कोर्ट से आया, माननीय उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए आदेश किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि 1,000 रुपये बहुत कम है और सामाजिक सुरक्षा के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इनको चिकित्सा भत्ता देना चाहिए या चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए तथा इन्हें महंगाई भत्ता देना चाहिए। किंतु सुप्रीम कोर्ट की मांग भी सरकार ने और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दरकिनार करके रख दी। अब इसी प्रकार माननीय न्यायालय में कोटेदारों के मांगों के लेकर के रिट याचिकाएं पड़ी हैं। चंदौली से रमेश कुमार पांडे प्रयासरत हैं। छिजन का मामला उनका चल रहा है। छिजन में जिला पूर्ति अधिकारी ने उनको दबाव में लेने के लिए एक नोटिस जारी किया कि वितरण के समय जिला पूर्ति निरीक्षक आपकी दुकान पर मौजूद रहेंगे। तो रमेश कुमार पांडे ने उनको चाबी दुकान की दे दी और ये कहा कि अपनी देखरेख में आप राशन बंटवाइए। राशन दुकान पर आता है, उसका तोल किया जाता है, सही प्रकार वितरण होता है। दुकान पर ताला सुबह शाम को लगा दिया जाता है और वितरण के समय खोलकर पूर्ति निरीक्षक जाते हैं। बाद में जो नतीजा निकला कि वो राशन तोलते तोलते बहुत कम हुआ। लाभांश वृद्धि के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किए थे कि 1 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण किया जाए, जिस पर कोर्ट ऑफ कंडम भी किया गया, किंतु उसका भी अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। पुनः याचिका पड़ी हुई है, ये केवाईसी की पड़ी हुई है, लाभांश वृद्धि की पड़ी हुई है, छिजन की याचिका पड़ी हुई है। पहली तो बात है कि माननीय न्यायालय भी कोई स्पष्ट ऐसा आदेश नहीं कर रहे हैं और यदि न्यायालय आदेश भी कर दे तो उम्मीद ये भी नहीं है कि सरकार उस आदेश को माने, उसे भी वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जैसे कि ईपीएस 95 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना प्यार से कमेंट से लिखें और उम्मीद है कि आप सभी लोग संगठित रहेंगे और राष्ट्रीय संघर्ष समिति या एक संघर्ष समिति का गठन किया जाए, एक मंच बनाया जाए। ये कोटेदारों की मांग है।
जो कोटेदार सदस्य हैं, संगठनों को चाहिए कि वे एक मंच पर आएँ और अपने आपसी मतभेद भुलाकर इकट्ठा अपना मांग करें, संघर्ष करें या जो कुछ भी निर्णय आपस में लिया जाए ये करें। में देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।